नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। भारत में 15 महीने के कोरोना समय में सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के परिवार मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे और मुआवजे की रकम कितनी होगी ये खुद सरकार तय करे। ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है। कोरोना से चोट खाए देश के लाखों परिवारों के लिए आज इस फैसले का विश्लेषण जरूरी है। वैसे कोरोना को लेकर चिंता की लकीरें फिर से गहरी हो रही हैं। अनलॉक के बाद कई राज्यों में संक्रमण की दर बताने वाला आर नंबर बढ़ने लगा है। देश में आर नंबर अब भी 1 से कम है, यानी एक व्यक्ति 1 से कम लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर ये दर 1 से नीचे रहे तो हालात कुछ समय में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में आर नंबर 1 से ज्यादा है, यानी एक व्यक्ति 1 से अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अगर यही ट्रेंड दूसरे राज्यों में भी दिखने लगा तो तीसरी लहर का गहरा असर हम सब पर पड़ सकता है। ये वो बातें हैं जो हर समय आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, इसीलिए आपको संक्रमण की डेटा रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट दोनों देखनी चाहिए। गूगल ने संसदीय समिति की मीटिंग में यह बताया है कि ओके गूगल बोलते ही जो कुछ आप पूछते हैं वो सारी बातें गूगल के कर्मचारी भी सुन सकते हैं। गूगल की टीम ने यह भी माना कि कभी-कभी जब यूजर्स असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक गंभीर बात है और इसका आपकी ऑनलाइन जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। घर घर में ओके गूगल वाली इस जासूसी को भी समझना होगा और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। 1 जुलाई से एसबीआई के नियम बदल रहे हैं। अब एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर नए नियम लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी देना होगा। साल में 10 चेक वाली चेकबुक फ्री होगी। इसके बाद चेक का चार्ज देना होगा। कोरोना के समय में महंगाई का एक और कांटा आम आदमी को चुभा है। 1 जुलाई से पूरे देश में अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। जानकार इसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर मान रहे हैं। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात करेंगे 15 महीने की महामारी पर सबसे बड़े फैसले की। कोरोना से हुए एक मौत पर अब मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा कितना होगा, गाइडलाइन क्या होगी, यह सरकार को 6 हफ्ते के अंदर तय करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि डेथ सर्टिफिकेट को सही करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया आसान बनानी होगी, क्योंकि कोरोना से मौत के कई सारे ऐसे केस थे जिसमें मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी गई। बहुत सारे लोगों की कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत हुई। कई लोगों की पोस्ट कोविड बीमारियों से मौत हुई। पोस्टमार्टम नहीं किए गए, जिससे पता चले कि कोविड से ही मौत हुई। इसीलिए अब इन सभी के कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। जो पुराने डेथ सर्टिफिकेट हैं उन्हें सही करना होगा। यह कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए भी जरूरी है। मुआवजा देने पर सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुआवजा देना ही होगा। $3,98,454 ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है। उन परिवारों से पूछो जिनके अपने चले गए, जिनका सहारा चला गया, जिन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं, जिन पर सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है कि कोरोना से जिन परिवारों में मौत हुई है वो मुआवजे के हकदार हैं। मुआवजा कितना होगा ये सरकारें ही तय करें, लेकिन मुआवजा देना ही होगा। ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यानी कोरोना से जुड़ी एक मौत पर मुआवजा मिलेगा। हर हाल में सरकार को एक तय रकम हर उस परिवार को देनी होगी जिनके अपनों की जान इस महामारी में गई है। इस पर मई में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। 2 अलग-अलग अर्जियां लगाई गई थी कि कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिले। डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को आसान बनाया जाए। लेकिन मुआवजे वाली बात पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में 39 पन्नों का हलफनामा दिया, मुआवजे के खिलाफ अपनी दलीलें दी और ये कहा कि कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारी संसाधनों की भी एक सीमा होती है। अगर इस तरह से मुआवजा दिया गया तो आपदा राहत कोष का पूरा बजट इसी पर खर्च हो जाएगा। इसके बाद फिर महामारी से लड़ाई कैसे लड़ेंगे?
4 लाख के मुआवजे का खर्च केंद्र और राज्य नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पहले से ही वो वित्तीय बोझ से दबे हैं। मुआवजा न देने पर केंद्र ने एक और दलील दी कि आपदा प्रबंधन कानून में भूकंप, बाढ़ जैसी 12 प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है, इसमें कोरोना नहीं है। और अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की रकम दी जाएगी और दूसरी बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये गलत होगा। लेकिन इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। खासतौर पर आपदा प्रबंधन कानून को आधार बनाकर सरकार ने मुआवजे से बचने की जो दलीलें दी थी, उन दलीलों ने उसी कानून की एक धारा में दम तोड़ दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत एक नोटिफाई आपदा में मौत पर 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि ये प्रावधान अनिवार्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस धारा में शैल शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब ये प्रावधान अनिवार्य है और ये पूरा करना सरकार का दायित्व है। यानी मुआवजा न देने पर कानूनी पेच निकाले गए, लेकिन ये काम नहीं आए। सरकार इन कानूनी पेच और अपनी दलीलों में खुद ही फंस गई, क्योंकि एक तरफ वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में निर्धारित 12 प्राकृतिक आपदाओं में कोरोना के शामिल न होने की दलील दे रही थी, दूसरी तरफ कोरोना इसी एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपदा में नोटिफाई कर चुकी थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ाई का पूरा प्रबंधन ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रहा है। ऐसे में मुआवजे की बात आने पर इसे एक्ट के बाहर रखने की दलील फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए को भी फटकार लगाई और केंद्र सरकार को भी नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए से कहा कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे, क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जिससे कोरोना पीड़ितों को न्यूनतम राहत दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अदालत ये तो नहीं कहेगी कि कितना मुआवजा दिया जाए, मुआवजे की रकम केंद्र तय करे, लेकिन मुआवजा देना कानूनी दायित्व है। अब मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनानी होगी। मुआवजा कितना होगा ये खुद तय करना होगा। अगर 4 लाख नहीं तो कितनी रकम दी जा सकती है, इसे निर्धारित करना होगा और ये सब 6 हफ्ते के अंदर तय करना होगा, जिससे राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए जाएं और फिर कोविड पीड़ित तक मदद पहुंचाई जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से घर के घर तबाह हुए, कई परिवारों में अकेला कमाने वाला चला गया, माँ बाप से उनका सहारा छिन गया, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे परिवारों की हर हाल में मदद होनी चाहिए। 4 लाख रुपए देना बड़ी बात नहीं है। 4 लाख रुपए आखिर क्यों नहीं दिए जा सकते? क्या ये सरकारों के लिए इतना बड़ा बोझ है जिसे उठाया नहीं जा सकता? अगर 4 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से देखें तो अब तक करीब 4 लाख मौतों पर मुआवजे का खर्च करीब 16,000 करोड़ रुपए आएगा। ये जीडीपी के 1% का भी 1,000वां हिस्सा है। इससे तो 9 गुना ज्यादा रकम की उधारी इस साल बैंकों ने अपने एनपीए खाते से हटा दी है। संपूर्ण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कुल अनुमानित बजट 20,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। अब अगर आगे कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख भी पहुंच जाता है तो भी 40,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इससे ज्यादा तो मनरेगा का 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। इससे ज्यादा सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद एमएसपी पर की है। यानी मुआवजे की रकम को मैनेज किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का तर्क यह है कि कोरोना से लड़ाई में खर्च बहुत है, कोरोना मैनेजमेंट पर खर्च है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च है, वैक्सीन पर खर्च है, फ्री राशन पर खर्च है, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राहत पैकेज में खर्च है और इन्हीं तरीकों से महामारी में लोगों की मदद की जा रही है। ये होना चाहिए, लेकिन उन परिवारों तक भी सीधे मदद का हाथ पहुंचना चाहिए जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया और जो बिना सहारे के हैं। इन्हें मुआवजा देने में इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, हर हाल में मदद मिलनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिले, इलाज नहीं मिला, कई सारे लोगों की घर में इलाज के दौरान मौत हुई, लेकिन ऐसे लोगों की मौत सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं आई। इसीलिए कहा गया कि कोरोना से मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा है। अब जब मुआवजे की बात आई है और सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट सही करने और प्रक्रिया आसान करने की बात कही है, तो मौत का आंकड़ा भी आगे सही होगा, जैसा कि पिछले 1 महीने में कुछ राज्यों में हुआ है, जब पुरानी मौतों को नए आंकड़ों में जोड़ा गया। जहां तक मुआवजे की बात है तो दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने अपने स्तर पर उन परिवारों की मदद करने और मुआवजा देने का ऐलान किया था जिनके परिवारों में कोरोना से कोई मौत हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में इसे लागू करना होगा।
लोगों तक मदद का हाथ पहुंचाने वाले इस बड़े फैसले के बीच अब लोगों को भी समझना है कि कोरोना के खतरे में आगे किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। लेकिन लोग यही बात भूल रहे हैं। जैसे ही कोरोना के केस कम हुए, अनलॉक हुआ, लोगों की लापरवाही बढ़ गई। यही वजह है कि कई राज्यों में वायरस संक्रमण का रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू बढ़ रही है, जो बहुत चिंता की बात है। आर वैल्यू का मतलब यह होता है कि एक संक्रमित व्यक्ति आगे कितना संक्रमण फैला सकता है। इसी से निर्धारित होता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। आर वैल्यू जब 1 से ज्यादा होती है तो यह माना जाता है कि संक्रमण बढ़ रहा है, और ये 1 से कम होती है तो यह माना जाता है कि संक्रमण कम हो रहा है। दूसरी लहर के पीक में महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आर वैल्यू 2.5 के ऊपर पहुंच गई थी, यानी एक व्यक्ति 2 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था। दूसरी लहर की पीक गुजर जाने के बाद इस वक्त देश का औसत रिप्रोडक्शन नंबर 0.82 है, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों में आर वैल्यू फिर से 1 को पार कर गई। महाराष्ट्र में 21 जून तक आर वैल्यू 0.8 थी, लेकिन 27 जून को ये 1 के पार हो गई। इसी तरह से दिल्ली में आर वैल्यू 1.03 और केरल में 1 पर पहुंच गई। 28 जून को कोरोना के नए केस 38,000 के नीचे पहुंच गए थे, लेकिन 29 जून को फिर नए केस बढ़ गए और नए केस का आंकड़ा 45,000 के पार पहुंच गया। यह होना था क्योंकि कदम कदम पर और जगह जगह पर कोरोना से बेफिक्री दिख रही है। मेट्रो में भीड़, बस अड्डे पर भीड़, बाजार में भीड़, टीका लगवाने गए वहां भीड़, राशन लेने गए वहां भीड़। इस भीड़ में सब कोरोना को भूल गए। इनके लिए जैसे ना कोई कोरोना था, ना है और ना आगे होगा। दूसरी कोरोना वेव है, लेकिन आपको दिखाएं कि किस तरीके से भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ वैशाली मेट्रो स्टेशन है और यहाँ गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्तेजित हैं, परेशान हैं। 1 घंटा रोज खराब करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं रोज, और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लाइन जो है काफी दूर तक, हम आपको कैमरा से भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई मीटर लाइन है और लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर, सैकड़ों हजारों की तादाद में बाहर इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मजबूरी है, उन्हें काम पर निकलना है। सिस्टम का हाल यह है कि कुछ मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन इसी से खतरा बढ़ेगा, यह बिल्कुल तय है। इसी वजह से दिल्ली के कई बाजार 5 जुलाई तक बंद कर दिए गए। जो मेन बाजार है लक्ष्मी नगर का, वहाँ इस तरीके से भीड़ बढ़ गई थी कि लगातार कई सारी हिदायतों के बावजूद वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा था। और यही वजह है कि पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मी नगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? बंद है, लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। बाजार मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे, इसलिए घर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। कोरोना के केस कुछ कम क्या हुए, अनलॉक क्या हुआ, लोगों ने कोरोना की फिक्र करना ही छोड़ दिया। घूमने फिरने निकल गए। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ जुट गई। इस भीड़ को रोकने में पसीने छूट रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि बहुत ही भारी संख्या में टूरिस्ट साधुपुल और अश्विनी घाट के इलाके में घूमने आ रहे थे, और इस तरह की भी कई शिकायतें सामने आई थी कि वहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है और कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज डीसी मैडम ने इसमें 144 के ऑर्डर किए हैं, और उसके तहत अश्विनी घाट और साधुपुल के इलाके में टूरिस्ट की एक्टिविटीज़, टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ और लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। तो इसकी भविष्य में पालना की जाएगी, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 144 के जो ऑर्डर्स हुए हैं उसकी 100% पालना हो। अनलॉक का मतलब कोरोना से आजादी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ये सब भूल जाते हैं। भीड़ होती है तो किसी को परवाह नहीं, नियमों का पालन नहीं हो रहा, किसी को परवाह नहीं, मास्क लगाए हैं या नहीं, किसी को मतलब नहीं।
की आशंका से पहले होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हम भोपाल में जहां मौजूद है, दरअसल ये एक ऐसा इलाका है जहां पे बड़ी संख्या में लोगों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। तमाम ये लोग हैं जिनको कई जगह एक से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, भोपाल का ये पुराने भोपाल का इलाका पड़ता है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के दिख जाएंगे। यही लापरवाही दूसरी लहर लेकर आई थी, यही लापरवाही रही तो तीसरी लहर भी लेकर आएगी। अभी भी समय है सावधान रहने का। तीसरी लहर आएगी या नहीं, ये अपने हाथ में ही है। बेफिक्री की सोच कहीं का नहीं छोड़ेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको ओके गूगल वाली जासूसी के बारे में बताएंगे। जब आप अपने फोन या गूगल होम स्पीकर के सामने ओके गूगल बोलकर अपने सवालों के जवाब मांगते हैं तो गूगल के कर्मचारी भी कान लगाकर आपकी बातें सुन सकते हैं। कई बार तो आपके बिना जाने ही आपकी बातें सुनी जा रही होती हैं और फिर बातों के हिसाब से तरह तरह के विज्ञापन आपका पीछा करने लगते हैं। इस जासूसी पर पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में। रहिए खबरदार। दीवारों के भी कान होते हैं, यह मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन गूगल के भी कान होते हैं जिनसे वो न सिर्फ अपने यूजर्स की बातें सुनता है बल्कि अपने यूजर्स की चुगली भी करता है। और ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि खुद गूगल ने यह बात कबूल की है। जो लोग गूगल असिस्टेंट पर ओके गूगल बोलकर बेधड़क अपने सवाल पूछ लेते हैं, यह खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इन दोनों आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के सामने सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों की पेशी चल रही है, जिसमें गूगल ने माना है कि जब यूजर्स गूगल असिस्टेंट शुरू करके ओके गूगल बोलते हैं तो उनके कर्मचारी कान लगाकर यूजर्स की बातें सुन सकते हैं। गूगल के इस कबूलनामे से कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे नॉट ओके गूगल। जैसे कि गूगल ने आपको ये तो बता दिया कि आप सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा। ओके गूगल। लेकिन आपके ओके गूगल बोलने पर जवाब देने के अलावा गूगल आपको कई बातें नहीं भी बताता, जैसे कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो आपकी डेटा सुरक्षा से जुड़ी हैं। जैसे कि जब आप ओके गूगल करके गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं या बात करते हैं तो गूगल के कर्मचारी भी उसे सुन सकते हैं। गूगल असिस्टेंट पर आपने जो सवाल पूछे हैं, गूगल कर्मचारी उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं भी करते, तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। गूगल के अधिकारियों ने जब आईटी पर बनी संसदीय कमेटी को ये बातें बताई तो संसदीय कमेटी ने कहा नॉट ओके गूगल। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से अपने नीतियों के तहत आपत्तिजनक कंटेंट को या अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैसे भारत के कानून का पालन करते हैं। जहां तक दूसरे विषय की बात है कि फेसबुक और गूगल से भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि नए आईटी नियमों का पालन करें, यह बहुत ही अच्छी बात है। करोड़ों यूजर्स की तरह आपने भी शायद ये अनुभव किया होगा कि जब आप गूगल असिस्टेंट पर किसी तरह की इंक्वायरी करते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो आपकी सर्च से जुड़े विज्ञापन, डील्स और ऑफर्स पूरे इंटरनेट पर आपका पीछा करने लगते हैं। जहां आप जाते हैं वेब पेज पर वही विज्ञापन दिखते हैं। यानी गूगल आपकी जानकारी और डेटा के आधार पर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन गूगल का दावा है कि उसके कर्मचारी रिकॉर्डिंग को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि गूगल सर्विस को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। गूगल की दलील यह है कि वो स्पीच रिकॉग्निशन को बेहतर करने के लिए आपकी बातचीत सुनता है। लेकिन सच क्या है, ये सबके सामने है। अमेरिका में तो इसे लेकर गूगल पर कई मुकदमे भी हो चुके हैं। ये इलीगल नहीं है पर इमोरल है, कानूनी रूप गैर कानूनी नहीं है, पर एक जिसे बोलते हैं कि एक आपकी प्राइवेसी के ब्रीच की जो बाउंड्री है उसको इतना अतिक्रमण किया जा रहा है कि आपको वो प्रोडक्ट बेचे जा सके जिनकी आपको जरूरत है ही नहीं। भारत में चूंकि डेटा प्राइवेसी कानून इस समय नहीं है, एक बार वो अगर कानून आ जाएगा तो उसके बाद हम जरूर इन कंपनियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं कि अगर बिना आपकी कंसेंट के अगर आपका डेटा कलेक्ट करेंगी। जाहिर है
गूगल हो, फेसबुक हो या ट्विटर। ये कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया कंपनियों पर यूजर्स की जानकारी और डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आईटी पर स्थायी समिति ने कहा है कि गूगल अपने यूजर्स को ये नहीं बताता कि उन रिकॉर्डिंग्स को उसके कर्मचारी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा गूगल यूजर्स के पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी कंपनियों को भी मुहैया करवाता है। इस तरह गूगल अपने यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है और ये बात यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के साथ समझौता है। स्थायी समिति ने कहा कि गूगल को यूजर्स के डेटा की निजता और सुरक्षा के लिए कड़े मानक तय करने होंगे। नई गाइडलाइन का पालन करने में आनाकानी करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। हमारे देश से कमाई कर रहे हो, हमारे देश में व्यापार कर रहे हो और कहते हो जी व्यापार तो हम आपके यहाँ से करेंगे, कमाई आपके यहाँ से करेंगे, पैसे हम यहाँ से कमाएंगे, कानून जो है वो कहीं और का लगाएंगे। ये चल नहीं सकता। अरे भाई, आप जो है वो कमाई भी करिए लेकिन कानून को भी जो है वो सम्मान करिए और कानून को भी मानिए। ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और आपको भारत के कानूनों की पालना करनी ही पड़ेगी। पड़ोसी देशों में तो आपकी एंट्री तक नहीं। भारत की बड़ी मार्केट भी आपके पास है, आप काम कीजिए, लोगों को अपना प्लेटफॉर्म भी दीजिए, लेकिन भारत के कानून की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में बिजनेस करना है तो भारतीय कानून के हिसाब से ही चलना होगा, फिर चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो या ट्विटर, जो इन दिनों भारत में कुछ ज्यादा ही पंख फैला रहा है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे ये खबर सुनकर एक ख्याल आता है, वो ये कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो इंसान हो या गूगल जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इनकी कार्य प्रणाली को लेकर भारत में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आईटी पर संसद की स्थायी समिति लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और इन प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों का नजरिया जानना चाहती है। भारत सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। गूगल के अधिकारियों ने समिति को बताया है कि गूगल को भारत में अप्रैल 2021 में स्थानीय कानूनों और व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी 27,700 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनके तहत 59,350 से ज्यादा ऑनलाइन सामग्रियों को हटाया गया है। इसके अलावा जनवरी से मार्च 2021 के दौरान गूगल ने अपने वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube से 95 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए। कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 22 लाख से ज्यादा YouTube चैनल्स को बंद किया गया है। इसी दौरान YouTube ने 1 करोड़ से ज्यादा कमेंट्स भी हटाए। सिर्फ गूगल ही नहीं, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी भारत सरकार ने नजरें टेढ़ी की हुई हैं। इसका असर यह हुआ है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने नई आईटी गाइडलाइंस के पालन करने की इच्छा जाहिर करनी शुरू कर दी है। वैसे जरूरी नहीं कि गूगल के पास हर सवाल का सही जवाब हो, जैसे कि क्या पिछले दिनों लाहौर में जो कार बम फटा उसके निशाने पर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद था। इस सवाल का जवाब शायद आपको गूगल असिस्टेंट पर नहीं मिलेगा। वैसे भी गूगल असिस्टेंट की टैगलाइन ही यह है कि अगर पता हो कि सवाल किससे पूछना है तो जवाब जरूर मिलता है। इसीलिए लाहौर ब्लास्ट में हाफिज सईद के टारगेट होने का सवाल जब एक पाकिस्तानी पत्रकार से पूछा गया तो उसने ऐसा जवाब दिया जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित जगह हो ही नहीं सकती। लाहौर के जोहार टाउन में एक कार बम धमाका होता है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के घर के बेहद पास। बम धमाका हाफिज सईद के हाई सिक्योरिटी बंगले के इतने नजदीक होता है कि बंगले के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। जाहिर है कोई भी कहेगा कि टारगेट पर हाफिज सईद ही था, लेकिन लाहौर पुलिस ने अलग ही कहानी बनाकर पेश कर दी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था, क्योंकि ये हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। हमलावर ने कार बम विस्फोट करने का इतना बड़ा रिस्क सिर्फ हाफिज सईद के घर के बाहर बनी पुलिस चौकी को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया होगा। अब तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी खुलासा कर दिया है कि धमाके के निशाने पर हाफिज सईद ही था। जो टारगेट था वो हाफिज सईद ही थे और हाफिज सईद ही इसके टारगेट थे कि बाज लोगों का कहना है कि हाफिज सईद साहब को बाज औकात वो जेल में थे, लेकिन उनको बाज औकात स्पेशल परमिशन भी मिल जाया करती थी। जिस वक्त ये अटैक हुआ है उस वक्त हाफिज सईद वहां पर मौजूद नहीं थे, वो कोट लखपत जेल में थे। और
मेरी जो फैमिली ज़राए से हाफिज सईद साहब के बात हुई है, उनके मुताबिक हाफिज सईद साहब जब साल 2019 में जुलाई में जब उनको अरेस्ट किया गया था फॉर्मली, वो तब से कोट लखपत जेल में ही हैं। तो अब सवाल ये है कि हाफिज सईद तो जुलाई 2019 से ही लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, जैसा कि पाकिस्तान का दावा है। तो फिर जिसने भी उसके घर के बाहर ब्लास्ट किया, क्या उसे ये बात नहीं पता थी या माजरा कुछ और है? करें कि मैं हाफिज सईद जैसे हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहता हूं, तो जाहिर है उससे पहले मैं बाकायदा एक रैक की करूंगा कि उस वक्त वो कहाँ है, रियल टाइम में कहाँ है, उससे पहले वो कहाँ है। आपने फरमाया कि वो मुसलसल कोट लखपत में है, तो अब इतना बेवकूफ प्लानर था वो कि उसको ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं बेसिकली, और उसने जाके हमला कर दिया। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। वो जेल में थे, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल में मेहमानों वाली खातिरदारी हासिल थी। वो जेल से अक्सर अपने घर आ जाया करता था, जहां उसके आतंकी खानदान के कई वारिस रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में हाफिज सईद को टारगेट बनाकर किए गए हमले में कई बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये हमला हाफिज सईद को ही निशाना बनाकर किया गया था। जिस वक्त धमाका किया गया, उस वक्त सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, बल्कि उसका आतंकी बेटा तलहा और अब्दुल रहमान मक्की भी लाहौर में उसके घर पर मौजूद थे। लेकिन अब सवाल ये है कि हाफिज सईद पर हमला किसने करवाया? हाफिज सईद साहब के खिलाफ अगर कोई इस्तेमाल हो सकता है या कोई कार्रवाई की जा सकती है तो वो दाइश हो सकती है। और आपको पता है कि दाइश इस वक्त अफगानिस्तान में बड़ी मुतहरिक है, उनका बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी है दाइश का। ज़ाहिर तालिबान भी है, लेकिन दाइश भी वहाँ पर मौजूद है और वो अपने फुटप्रिंट्स रखती है। और किसी ज़माने में दाइश यहाँ पर पंजाब में भी थी। ये सारे खुलासे किए हैं पाकिस्तान के एक पत्रकार ने, जो लाहौर पुलिस के दावों से जरा हटके हैं। वो लाहौर पुलिस जो पहले दिन से ही इस धमाके से हाफिज सईद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भी मान रही थी कि अगर पुलिस पिकेट ना होता तो धमाका हाफिज सईद के घर के अंदर भी हो सकता था। यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है, और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। लाहौर में बम धमाके का टारगेट हाफिज सईद था या नहीं, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जो हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का सरगना है, वो पाकिस्तान में अब भी माननीय का दर्जा रखता है। पाकिस्तान में आतंकवादी माननीय है, लेकिन भरी संसद में मुल्क के दो बड़े नेता भी एक दूसरे की इज्जत उछालने में कसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बजट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के नेता और पीपीपी पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी का आरोप है कि फर्जी वोटिंग से इमरान सरकार ने बजट पास करा लिया है। लेकिन संसद में बजट पर आरोप प्रत्यारोप पीछे रह गए। बिलावल भुट्टो और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे पर जो निजी हमला किया, वो अब पाकिस्तान की राष्ट्रीय चर्चा का कारण बन गया है। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको 2 दफा सुना नहीं। अब उसने बार बार मेरा नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता हूं। कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूं वो कैसे करता है। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जमानत जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को। आके बच्चा
ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रजा की। कम से कम उसको मुक्का का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना बनाया होता। वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार।